हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। कल का जो अपने पास वीडियो लेक्चर था उसके अंदर हमने सोल्ड एग्जाम्पल के बारे में बात की थी कि सोल्ड एग्जाम्पल देखे थे हमने कि कोई भी वस्तु जो है जब ऊपर से नीचे की ओर वो गिराई जाती है, फेंकी नहीं जाती, क्या होता है, गिराया जाता है। तो जब ऊपर से नीचे की ओर कोई वस्तु गिराई जाती है तो उसके अंदर किस किस तरीके के केस हो सकते हैं अपने पास और किस तरीके से हम उन्हें सॉल्व करते हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम मोशन अंडर ग्रेविटी यानी गुरुत्व के अधीन गति जो है उसी का दूसरा भाग पढ़ने जा रहे हैं। यानी वस्तु की गति को हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पर हम बोल देंगे कि वस्तु को जो है वो नीचे से ऊपर की ओर अगर फेंका जाता है तो क्या होगा। ठीक है, चलिए सेकंड केस जो है वो हम लोग देख रहे हैं। यदि वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर किसी वेग से फेंका जाए, किसी वेग से फेंका जाए, कोई वस्तु है अपने पास और उस वस्तु को अगर हम कोई वेग देकर उस वस्तु को हम कोई वेग देकर अगर फेंकते हैं तो किस तरीके की स्थिति जो है वो अपने सामने आएगी। तो चलिए अब देखिए, नीचे से ऊपर की ओर अगर हम कोई वेग देकर उसे फेंक रहे हैं तो कैसी स्थिति अपने पास आएगी। हम बोलेंगे वस्तु है अपने पास यहाँ पर पृथ्वी के धरातल पर, सतह पर, यहाँ पर हम इसे कुछ वेग देंगे। मान लो वेग जो है वो हमने कितना दे दिया, प्रारंभिक वेग जो है इसको हम दे रहे हैं वो प्रारंभिक वेग हमने दे दिया u। अब u वेग से अगर मैं इसे ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंक रहा हूँ तो ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकने पर ये वस्तु किसी ऊंचाई तक जाएगी। ठीक है, और किसी ऊंचाई तक जाकर ये वापस किधर आना शुरू कर देगी, नीचे की ओर आना शुरू कर देगी। तो देखिए हमने बोल दिया कि ये वस्तु जो है वो अधिकतम इतनी ऊंचाई तक गई। इस ऊंचाई को हमने बोल दिया कि h ऊंचाई है ये। ठीक है, h ऊंचाई तक ये वस्तु गई। तो कोई भी वस्तु अगर हम नीचे से ऊपर की ओर फेंक रहे हैं तो एक बिंदु ऐसा आता है जिस पर आकर ये वस्तु जो है वो वापस नीचे आना शुरू कर देती है। ये जहाँ से ये नीचे आना शुरू कर देती है वहाँ पर वेग की दिशा जो है वो बदल जाती है। तो मैं अगर केवल और केवल बात करूँ नीचे से ऊपर की ओर गति की तो यहाँ पर वेग जो है वो अधिकतम होगा और जो इसका उच्चतम बिंदु है यानी जहाँ तक ये वस्तु गति कर सकती है उस गति का उच्चतम बिंदु है वहाँ पर इसका अंतिम वेग जो है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और उसके बाद में वस्तु जो है वो किधर गति करना शुरू कर देगी, नीचे की ओर गति करना शुरू कर देगी। तो चलिए इसी स्थिति की अगर हम लोग बात करते हैं, अगर हम यहाँ पर गति की समीकरणें लगाना चाहें तो गति की समीकरणें जो हैं वो किस प्रकार से लगेंगी। तो सबसे पहली बात जो चीज़ें हमें पता रहनी चाहिए, अगर वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर फेंक दिया तो सबसे पहली बात कि अंतिम वेग जो है इसके गति के अंतिम बिंदु पर अंतिम वेग, ठीक है, या फिर मैं बोल दूँ अधिकतम ऊंचाई पर वेग, अधिकतम ऊंचाई पर वेग जो है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अधिकतम ऊंचाई पर जो वेग का मान है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। अब अगर हम यहाँ पर देखें त्वरण और वेग की दिशा कि दोनों की समान दिशा होगी या फिर दोनों की अलग अलग दिशा होगी। तो जब वस्तु ऊपर की ओर गति कर रही है तो ऊपर की ओर जब वस्तु गति कर रही है तो जो गुरुत्वीय त्वरण होता है या गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो किधर लगेगा इस वस्तु पर। तो मैं बोलूँगा वस्तु यहाँ पर है, पृथ्वी यहाँ पर है, तो आकर्षण बल लगता है दोनों के बीच में। गुरुत्वीय बल जो है वो किस प्रकार का बल होता है, आकर्षण प्रकृति का बल होता है। तो इन दोनों के मध्य आकर्षण होगा, इन
दोनों के मध्य अगर आकर्षण होगा तो ये वस्तु जो है वो किधर गति करने की कोशिश करेगी, नीचे की ओर। अगर यहाँ पर वस्तु है तो भी ये किधर गति करने की कोशिश करेगी, नीचे की ओर। इसका मतलब इस पर जो गुरुत्वीय त्वरण लगेगा वो गुरुत्वीय त्वरण की दिशा जो है वो किधर होगी, हमेशा नीचे की ओर होगी। अब गुरुत्वीय त्वरण की दिशा अगर नीचे की ओर होगी और वेग हम किस दिशा में दे रहे हैं, ऊपर की ओर दे रहे हैं, तो हम बोलेंगे कि वेग की और त्वरण की दिशा जो है वो परस्पर विपरीत है। यानी मैं बोलूँगा ये अगर कण है किसी बिंदु पर तो वेग की दिशा तो है इधर, ठीक है, और त्वरण की जो दिशा है वो है a बराबर g, नीचे की ओर। तो यहाँ पर वस्तु पर त्वरण कार्य करेगा या मंदन कार्य करेगा, तो हम बोलेंगे दोनों की दिशा विपरीत है। दोनों की दिशा विपरीत होती है तो यहाँ पर कण पर मंदन कार्य करेगा, यानी उसके वेग में लगातार कमी होगी। और यही बात तो हम लोग यहाँ पर बोल रहे हैं कि जब वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है कि तो समय के साथ साथ उसका वेग जो है वो कम होता जाता है और अंतिम बिंदु पर वेग का मान कितना हो जाता है, 0, ठीक है। वापिस से वो गति करेगी तो 0 वेग, वापिस से गति करेगी किधर, नीचे की ओर। नीचे की ओर गति करेगी तो वेग की दिशा भी इधर ही होगी और त्वरण की दिशा भी नीचे की ओर ही होगी, तो उसके वेग में वापिस से वृद्धि होने शुरू हो जाएगी। यहाँ तक आकर उसका वेग जो है वो कितना बन जाएगा, u बन जाएगा। तो ऊपर की ओर जब कण को फेंका जाता है तो त्वरण या मैं बोल दूं यहाँ पर मंदन व वेग की दिशा परस्पर विपरीत होती है। परस्पर क्या होती है, विपरीत होती है। और परस्पर विपरीत होने की वजह से ही अंतिम वेग जो है वो कितना बन जाता है, 0 बन जाता है। अब अगर मुझे गति की समीकरणें यहाँ पर लगानी हो तो गति की समीकरणें जो है वो मैं कैसे लगाऊं। पहले गति की समीकरण जो है वो क्या होती है अपने पास, v बराबर u प्लस at होती है। यहाँ पर अगर मैं अंतिम वेग की बात करूँ तो अंतिम वेग कितना हो रहा है, 0। प्रारंभिक वेग कितना है, u। कण के वेग में कमी हो रही है या वृद्धि हो रही है, तो हम बोलेंगे नीचे से ऊपर जाएगा तो वेग में क्या हो रही है, कमी। जब कमी होती है तो लगा दिया माइनस। त्वरण कितना, g के बराबर, समय कितना, t, तो u बराबर कितना आ गया अपने पास, gt आ गया। ये गति की पहली समीकरण यहाँ पर हमने लगा दी। गति की दूसरी समीकरण की हम लोग बात करें तो गति की दूसरी समीकरण क्या होती है, s बराबर ut प्लस 1/2 a t², यही होती है। अब s जो है वो है विस्थापन। अगर हम पूरे की बात करें कि कण यहाँ से लेकर यहाँ तक t समय में पहुँच रहा है, नीचे से ऊपर तक कितने समय में पहुँच रहा है, t समय के अंदर पहुँच रहा है, तो हम बोलेंगे s की जगह कितना आ जाएगा, ऊर्ध्वाधर विस्थापन h, प्रारंभिक वेग u, समय कितना t, h, प्रारंभिक वेग u, समय कितना t, ऊपर की ओर जा रहा है या नीचे की ओर जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है, वेग में क्या हो रही है, कमी, तो माइनस 1/2 g, यहाँ पर क्या आ जाएगा, g और t²। ये अपने पास आ गई गति की दूसरी समीकरण। इस प्रकार से मैं यहाँ पर लगाऊंगा, ठीक है। गति की तीसरी समीकरण की हम लोग बात करें तो गति की तीसरी समीकरण जो है वो क्या होती है, v² बराबर u² प्लस 2as। यहाँ पर बोलूँगा अंतिम वेग, तो अंतिम वेग कितना हो रहा है, 0, तो 0 लिख दिया। प्रारंभिक वेग u² प्लस आएगा माइनस, माइनस आएगा क्योंकि वेग में कमी हो रही है या मंदन हो रहा है। 2a की जगह कितना आ गया, g, s की जगह कितना आ गया, h। इसका मतलब u² बराबर किसके, 2gh के, यानी u बराबर हो जाएगा √2gh, ठीक है। तो ये अपने पास गति की तीसरी समीकरण आ गई। अब इनके अंदर देख लो, u और t का मान देकर, u और g अपने पास होता है, केवल u का मान देकर t का मान पूछ सकता है या केवल t का मान देकर u का मान आपको पूछ सकता है। u, t और a तो अपने पास होता ही है, तो u, t का मान देकर वो
तय की गई दूरी या विस्थापन या फिर ऊंचाई अपने को पूछ सकता है। तो अगर कण नीचे से ऊपर की ओर गति कर रहा है तो नीचे से ऊपर की ओर गति करते हुए कण के लिए हम गति की समीकरणें इस प्रकार से लगाते हैं। चलिए एक दो एग्जाम्पल जो है वो इसके सोल्व करते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल अगर हम लोग लेके चलें तो हमने बोल दिया 2 किलोग्राम द्रव्यमान के एक कण को पृथ्वी की सतह से 20 मीटर प्रति सेकंड का वेग देकर ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है तो ज्ञात करो। क्या क्या चीज़ें जो है वो हमें ज्ञात करनी है। सबसे पहली चीज़ जो हमें ज्ञात में करनी है वो है अधिकतम ऊंचाई। अधिकतम ऊंचाई अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगा समय और तीसरी चीज़ जो है वो हम कहेंगे t बराबर 1 सेकंड पर कण की चाल या वेग। चौथी हम लोग बोलेंगे t बराबर 1 सेकंड पर कण की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई। पृथ्वी की सतह से ऊंचाई। ये चार चीज़ें जो है वो अपने को पता लगानी है। सबसे पहले क्या है अधिकतम ऊंचाई, दूसरा क्या है अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगा समय, तीसरा है t बराबर 1 सेकंड पर कण की चाल या वेग और चौथा है t बराबर 1 सेकंड पर कण की सतह से ऊंचाई। तो देखिए सबसे पहले तो हम लोग इसका छोटा सा एक डायग्राम बना लेते हैं। हम बोलेंगे कण यहाँ पर है, इसको ऊपर की ओर फेंक दिया। प्रारंभिक वेग जो है वो कितना दे रहा है, ये 20 मीटर प्रति सेकंड प्रारंभिक वेग दे रहा है। अब चला गया, ये ऊपर की ओर जाता गया, अधिकतम ऊंचाई पर पहुंच गया। मानो यहाँ पर ये अधिकतम ऊंचाई है h, ठीक है। इस पर जब ये पहुंचेगा तो हम कहेंगे अधिकतम ऊंचाई पर जब पहुंचेगा तो कण का अंतिम वेग कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कण का अंतिम वेग कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो चलिए अब सोल्व करते हैं। अधिकतम ऊंचाई की वो बात कर रहा है तो क्या क्या चीज़ें अपने पास है, क्या क्या चीज़ें अपने पास नहीं है, उसके बेसिस पर हम लोग गति के समीकरण लगाएंगे। तो क्या क्या चीज़ें अपने पास है, प्रारंभिक वेग अपने पास है कितना, 20 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। अंतिम वेग अपने पास है कितना, 0 और h ऊंचाई जो है वो अपने को ज्ञात करनी है। ऊंचाई जो है h जो है वो ज्ञात करनी है। और क्या है अपने पास त्वरण का मान है g के बराबर, जिसे हम कितना लेके चल रहे हैं एक बार, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इन चार चीज़ों के अंदर संबंध अगर अपने को देखना है, u है, v है, h है, a है और अपने को h जो है इनमें से निकालना है। तो u, v, s, a के अंदर जो संबंध है वो कौन सा होता है, तो हम बोलेंगे वो होता है अपने पास तीसरी समीकरण, क्या, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस में 2as। अंतिम वेग कितना हो रहा है कण का, 0। प्रारंभिक वेग कण का कितना है, 20 का स्क्वायर
प्लस में प्लस लगाऊंगा या माइनस, तो कण ऊपर की ओर जा रहा है, तो ऊपर की ओर जा रहा है तो वेग में होगी कमी, तो -2। ए का मतलब कितना, जी कितना 10 गुणा में एस की जगह कितना लिख दूँ, एच। इसी एच का मान हमें ज्ञात करना है। तो देखो इन दोनों को इधर ले आओ तो ये बन गया 20h, इधर आकर बन जाएगा धनात्मक 20h बराबर 20 का स्क्वायर कितना 400, तो h बराबर आ गया 400 बटे में 20, यानी ये कैंसिल आउट होकर कितना आ गया आपके पास 20 मीटर। तो कण द्वारा तय की गई अधिकतम ऊंचाई जो है, यानी कितनी ऊंचाई तक कण अधिकतम जा सकता है, वो कितनी आ गई 20 मीटर अपने पास ऊंचाई आ गई। चलिए दूसरी चीज़ हम लोग देखते हैं क्या हो रहा है, अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगा समय, यानी कण यहाँ से यहाँ तक जब पहुंच रहा है तो कण को कितना समय लगेगा। तो कण जब यहाँ से यहाँ तक पहुंच रहा है तो कितना समय लगेगा, तो हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, u का मान है 20 मीटर प्रति सेकंड, v का मान है 0, ठीक है, और a का जो मान है g के बराबर वो कितना ले रहे हैं 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और निकालना क्या है अपने को, t का जो मान है, समय का जो मान है वो निकालना है। तो u v a t इनमें रिलेशन कौन सी समीकरण में होता है अपने पास, पहली ही लगा दें, v बराबर u प्लस ए टी, v अंतिम वेग कितना 0, प्रारंभिक वेग कितना 20, ऊपर की ओर जा रहा है नीचे की ओर, ऊपर की ओर जा रहा है माइनस, a का मान कितना g के बराबर कितना 10, और समय का मान हमें निकालना है। तो देखो यहाँ से इसको इधर ले आओ तो 10 t बराबर आ गया 20, तो t बराबर 20 बटे 10 यानी कितना आ गया 2 सेकंड, यानी 2 सेकंड के अंदर ये कण जो है वो यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाएगा। अब तीसरी चीज़ अपने को क्या पूछ रहा है, ये तीसरी अपने को पूछ रहा है कि t बराबर 1 सेकंड पर कण की जो चाल है वो कितनी होगी, t बराबर 1 सेकंड पर कण की चाल। मान लो t बराबर 1 सेकंड पर कण यहाँ पर है, अब अगर वो t बराबर 2 सेकंड पर पूछता तो चाल कितनी हो जाती 0, क्योंकि t बराबर 2 सेकंड पर वो अधिकतम ऊंचाई पर होता। अब यहाँ की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर देखो कण जो है वो कण की जो चाल है वो कितनी हो जाएगी, तो हम बोलेंगे क्या क्या चीज़ें अपने पास है, u का मान है 20, v का मान जो है वो ज्ञात करना है, a का जो मान है वो g के बराबर कितना 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और जो t का मान है वो अपने को क्वेश्चन में दे रखा है कितना 1 सेकेंड। तो u v a t के अंदर संबंध कौन सी समीकरण में, पहली ही समीकरण लगा दो, v बराबर में u प्लस ए टी, v का मान ज्ञात करना है, u का मान कितना 20, प्लस आएगा माइनस, कण ऊपर की ओर जा रहा है तो माइनस, a का मान कितना 10 गुणा में t का मान जो है वो कितना 1, तो v बराबर 20 माइनस 10 बराबर कितना आ गया 10 मीटर प्रति सेकेंड। तो ये आ गया t बराबर 1 सेकेंड पर कण की चाल। अब चौथी चीज़ क्या पूछ रहा है, t बराबर 1 सेकेंड पर कण की सतह से ऊंचाई बताओ। तो t बराबर 1 सेकेंड पर कण की सतह से ऊंचाई, यानी क्या क्या, t बराबर 1 सेकेंड पर कण की सतह से ऊंचाई, यानी क्या क्या चीज़ें वो अपने को दे रहा है, वो अगर हम देखें तो u का मान है 20 अपने पास, v का जो मान है t बराबर 1 सेकेंड की बात कर रहा है, u का मान है 20 अपने पास, a बराबर g जो है इसका मान है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, t का जो मान है वो है 1 सेकेंड, और अपने को पता नहीं क्या है, अपने को बतानी है s या h, ठीक है, कि t बराबर 1 सेकेंड पर कण कहाँ पर है। तो इन चारों के अंदर अगर रिलेशन की बात करें तो इन चारों के अंदर रिलेशन जो है वो कौन सी समीकरण के अंदर होता है, दूसरी समीकरण के अंदर। दूसरी समीकरण क्या होती है, s बराबर यू टी प्लस में 1/2 a t स्क्वायर। s का मान यानी h का मान अपने को ज्ञात करना है कि कितनी ऊंचाई पर है वो, u का मान कितना 20, t का मान 1, प्लस आएगा माइनस माइनस 1/2, a की जगह कितना g 10 और t का मान 1, 1 का स्क्वायर। देखो ये 2 से ये चला गया 5 बार, h बराबर आ गया 20 माइनस में 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा 5, यानी कितना बन गया अपने पास 15 मीटर। यानी t बराबर 1 सेकंड पर वो कितनी दूरी तय, कितनी ऊंचाई पर होगा, तो वो सतह से 15 मीटर की ऊंचाई पर उपस्थित होगा।
तो ये अपने पास एक छोटा सा एग्जाम्पल था, नोट डाउन कीजिए इसे। चलिए अब देखिए, नोट लगाकर हम लोग एक बात लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम लोग? देखो, अगर हवा का प्रतिरोध हम लोग नगण्य माने, इस चैप्टर के अंदर हम ज़्यादातर जो मेजर पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो हवा के प्रतिरोध को नगण्य मानते हुए करते हैं। अगर हवा के प्रतिरोध को नगण्य मानते हैं हम लोग, तो मान लो हम लोग एक तो ऊपर से इस प्रकार की छोटी सी आकृति कोई बॉल ले ली, बॉल को गिरा रहे हैं, ठीक है, और दूसरा जो है वो अपने पास एक कोई कागज़ का टुकड़ा है, इसको हम लोग नीचे की ओर गिरा रहे हैं, मुक्त रूप से गिरा रहे हैं। तो सबसे पहले जो है नॉर्मल स्थिति की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले धरातल पर कौन पहुंचेगा? तो हम बोलेंगे कि सबसे पहले धरातल पर कौन पहुंचेगा? बॉल पहुंचेगी, और उसके बाद में क्या पहुंचेगा? ये कागज़ का टुकड़ा पहुंचेगा। अब ये इतनी देर से क्यों पहुंचता है यहाँ पर? हम कहेंगे इतनी देर से पहुंचने का कारण है कि हवा जो है वो इस पर विपरीत दिशा के अनुदिश बल लगाती है। जितना उस आकृति का क्षेत्रफल ज़्यादा होगा उतना ही उस पर बल जो है वो क्या लगेगा? ज़्यादा लगेगा, ठीक है। अब देखो, अगर कागज़ की बात करें तो कागज़ जो है उसका द्रव्यमान कम होता है, द्रव्यमान कम होता है और उसका क्षेत्रफल जो है वो क्या होता है? ज़्यादा, तो उस पर हवा का प्रतिरोध भी ज़्यादा लगता है, और हवा का प्रतिरोध अगर ज़्यादा लगेगा तो ये जो है इसका परिणामी वेग कम हो जाएगा, जिसकी वजह से ये धीरे धीरे सतह की ओर आएगा। और अगर इस बॉल की बात करें तो बॉल का द्रव्यमान ज़्यादा, ठीक है, लेकिन इसका क्षेत्रफल क्या है? कागज़ के कंपैरिजन में क्या है? कम है। कम है तो इस पर हवा का जो घर्षण बल है वो क्या लगेगा? हवा का प्रतिरोध बल जो है वो क्या लगेगा? कम लगेगा। तो इसका वेग इसके कंपैरिजन में क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। अब अगर हम इस हवा के प्रतिरोध को हटा ही दें, हवा के प्रतिरोध को हटा ही दें, तो हवा के प्रतिरोध को हटाकर अगर हम लोग एक बॉल को, एक कागज़ के टुकड़े को अगर किसी ऊंचाई से नीचे की ओर गिरा रहे हैं तो दोनों समान समय के अंदर धरातल पर पहुंचते हैं। यानी अगर हम यहाँ पर निर्वात ले लें, कोई भी गैस ना लें, तो निर्वात के अंदर चाहे वो कागज़ का टुकड़ा हो, चाहे वो रुई हो, या फिर हम लोग किसी भारी चीज़ को जैसे कोई लोहे की बॉल है उसको फेंक रहे हैं, तो दोनों समान समय के अंदर धरातल तक पहुंचते हैं। कब? जब हवा का घर्षण बल क्या हो? नगण्य हो। तो हम लोग नोट लगाकर यही बात जो है वो लिखेंगे, यदि हवा का घर्षण या प्रतिरोध बल नगण्य हो, यानी हम उसे गणना में नहीं ले रहे हैं, नगण्य हो, तो कण को ऊपर जाने में लगा समय उतनी ही ऊंचाई से नीचे आने में लगे समय के बराबर होता है, के बराबर होता है।
ऊपर जाने में जितना समय लगता है उतना ही उसे वापस नीचे आने में लगेगा। कि मान लो एक वस्तु है, इसे हम यहाँ से फेंक रहे हैं, जब हम यहाँ से इसे u वेग देकर फेंक रहे हैं तो ये अधिकतम ऊंचाई तक जा रहा है यहाँ तक, और इसे जाने में लगा t1 समय, ठीक है। अब जब ये वापस यहाँ से नीचे की ओर गति करेगी, हम बाहर से इसे वापस फेंक नहीं रहे हैं, हम केवल ये देख रहे हैं कि हमने यहाँ से फेंका है केवल वस्तु को, तो वस्तु को ऊपर जाने में कितना समय लग रहा है t1, और उतना ही समय लगता है अगर वो वस्तु ऊपर से वापस किधर आती है, नीचे आती है। यानी t1 और t2 जो है, इन दोनों का मान जो है वो हमेशा कितना रहता है, बराबर रहता है। लेकिन कंडीशन क्या ध्यान में रखोगे कि यदि हवा का घर्षण बल या प्रतिरोध बल जो है वो क्या हो, नगण्य हो। तो नगण्य होगा तो ऊपर जाने में जितना समय लगेगा उतना ही कण को नीचे आने में समय लगेगा। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। चलिए नोट कीजिए ये। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग छोटा सा करते हैं कि एक वस्तु को किस वेग से सतह का मतलब है पृथ्वी की सतह से फेंका जाए कि वह 400 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच सके। पूछ लिया एक क्वेश्चन। संपूर्ण गति में, संपूर्ण गति बोल दे तो संपूर्ण गति का मतलब फेंक रहा है और वो वापस कहाँ पर आ रही है, वहीं पर आ रही है। यानी फेंक दिया, अधिकतम ऊंचाई तक चली गई, अब अधिकतम ऊंचाई से वो वापस कहाँ पर आएगी, धरातल तक आएगी। तो संपूर्ण गति में लिया गया समय कितना होगा, लिया गया समय जो है वो कितना होगा, ये भी अपने को पूछ रहा है। तो देखो क्या क्या पूछ रहा है, आपको बोल रहा है एक वस्तु जो है इसको यहाँ से फेंक दिया, वेग नहीं दे रहा आपको किस वेग से फेंका है, लेकिन ऊंचाई आपको दे रहा है कि ऊंचाई जो है वो कितनी है, 400 मीटर है। ऊंचाई तक यहाँ पर मान लो अधिकतम ऊंचाई है, अब हमें भी पता है अधिकतम ऊंचाई पर कण का वेग कितना होता है, 0 होता है। अब हवा का घर्षण बल आपको नगण्य लेके चलना है, जब तक कि क्वेश्चन में आपको ये ना दे कि हवा का घर्षण बल नगण्य नहीं है, तब तक आपको हवा का घर्षण बल नगण्य लेकर ही चलना है 1D के क्वेश्चन के अंदर। तो देखो अधिकतम वेग अंतिम वेग कितना, 0, अधिकतम ऊंचाई कितनी, 400 मीटर, प्रारंभिक वेग तुम्हें निकालना है। ए का मान जो है, त्वरण का मान जो है वो जी के बराबर है, कितना लेते हैं हम लोग, 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ध्यान रखना बेटा क्वेश्चन के अंदर आपको देगा कि जी का मान कितना लेना है, ठीक है। और मैंने एक बार पहले भी बताया था कि जी का मान अपने को किस तरीके से लेना है। कैलकुलेशन इजी करने के लिए हम जी का मान एक बार 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर लेके चलते हैं। अब देखिए यहाँ से हमें क्या निकालना है, प्रारंभिक वेग। तो प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग, विस्थापन और त्वरण, ये अपने को जो है इनमें संबंध देखना है। प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग, विस्थापन और समय, तो इनके अंदर, और त्वरण अपने को दिया हुआ है। तो इन पांचों के अंदर अगर हम संबंध की बात करें तो इन पांचों के अंदर अपने पास कोई संबंध ऐसा होता है क्या जिसके अंदर हम लोग समय का मान, जो अपने पास समय नहीं दिया हुआ ना,
समय नहीं दिया हुआ। इन चारों की ही हम लोग बात करें तो इन चारों के अंदर अगर हम संबंध की बात करें तो कौन सी समीकरण होती है, v² बराबर में u² प्लस में 2as। v अंतिम वेग कितना 0 बराबर प्रारंभिक वेग दिया हुआ नहीं है, प्लस की जगह क्या आएगा -2a की जगह कितना आ गया 10, s की जगह कितनी अधिकतम ऊंचाई तक जा रहा है 400 मीटर की ऊंचाई तक जा रहा है। तो इसको इधर ले आओ तो u² बराबर आ गया अपने पास 8000। ठीक है, ये आ गया। u बराबर कितना आ जाएगा, 100 को मैं बाहर रख लूँ तो 100 का तो अंडरूट हो जाएगा 10, अंडरूट के अंदर बच गया 80 मीटर प्रति सेकंड। ये अपने पास आ गया इसका प्रारंभिक वेग, यानी इस वेग से फेंकेंगे तब कण की अधिकतम ऊंचाई जो है वो कितनी आ जाएगी 400 आ जाएगी। अब ये बोल रहा है संपूर्ण गति में लिया गया समय कितना होगा। तो अगर हम यहाँ से लेकर यहाँ तक यानी कण को ऊपर जाने में जितना समय लग रहा है वो अगर निकाल लें तो संपूर्ण गति का जो समय है वो इसका ही क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, क्योंकि ऊपर जाने में जितना समय लगता है उतना ही समय उसे नीचे आने में भी लगता है। अभी हमने नोट में लिखा था। तो अगर संपूर्ण गति में लिया गया समय निकालना है यानी कण की ऊपर तक पहुँचने में जितना समय लग रहा है वो निकाल लो। तो अगर हम समय की गणना करें, ठीक है, मैं लिख दूं कण को अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगा समय जो है वो कितना होगा, अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगा समय जो है वो कितना होगा। तो क्या क्या चीज़ें अपने पास हैं, तो मैं कहूँगा अंतिम वेग जो है वो है 0 है अपने पास, s का जो मान है या h का जो मान है अपने पास वो कितना है 400। त्वरण जो है g जो है इसका मान अपने पास है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और आपको मान जो है वो किसका निकालना है, समय का। तो इन चारों के अंदर अपने पास कोई समीकरण जो है वो होती है क्या, s के अंदर, a के अंदर, v के अंदर, t के अंदर। तो हम बोलेंगे कि अगर u और हम लोग इसके अंदर बढ़ा दें, u कितना आया था अपने पास 10√80, तो हमें बाकी कोई भी चीज़ों की s की जो है वो भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो समय जो है इसके लिए हम लोग क्या करें, पहली समीकरण लगा दें, v बराबर u प्लस 80। v अंतिम वेग कितना 0, प्रारंभिक वेग कितना 10√80 निकाला था हमने अभी भी, ये रहा, प्लस आएगा माइनस, मैं कहूँगा माइनस आएगा। a का मान कितना 10t, इसको इधर ले आओ, 10t बराबर 10√80, t बराबर कितना आ गया 10√80 बटे में 10, 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया √80 आ गया। अब √80 जो है इसे हम लोग कितना लिख सकते हैं, अंडरूट के अंदर 16 गुना 5 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं। 16 का अंडरूट जो है वो कितना आ जाएगा 4, अंडरूट के अंदर क्या बच गया 5, तो 4√5 सेकेंड आ गया। कौन सा समय है ये, कण को अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगा समय। तो कण को अधिकतम ऊंचाई से पुनः सतह तक आने में कितना समय लगेगा, इतना ही समय लगेगा वापस से। तो संपूर्ण गति का जो समय है, संपूर्ण गति में जितना समय लगता है, संपूर्ण गति में लगा समय वो कितना हो जाएगा, तो मैं कहूँगा संपूर्ण गति में लगा समय जो है वो t बराबर हो जाएगा 2 गुना t, क्या माना है इसे, t1 माना है क्या, 2 बराबर t ही मान लो, ठीक है। तो 2 गुना में t का मान कितना 4√5, तो कितना आ जाएगा 8√5 सेकेंड। यह अपने पास आ गया कण को संपूर्ण गति में कितना समय लगेगा वो, ठीक है, नोट कीजिए इसे।
चलिए अब अगर हम लोग बात करें एक एग्जाम्पल जो है वो और हम लोग देखते हैं। किसी कण को पृथ्वी की सतह से इस प्रकार फेंकने को हम लोग बोल सकते हैं प्रक्षेपित करना भी, ठीक है। इस प्रकार प्रक्षेपित किया जाता है कि उसके द्वारा प्रथम सेकंड में, प्रथम 1 सेकंड में तय दूरी अंतिम 4 सेकंड में तय दूरी के बराबर है। या मैं बोल दूं प्रथम 4 सेकंड में तय दूरी, प्रथम 1 सेकंड में तय दूरी अंतिम 4 सेकंड में तय दूरी के बराबर है, तो कण का प्रारंभिक वेग कितना होगा, प्रारंभिक वेग कितना होगा। क्या बोल रहा है, प्रथम 1 सेकंड में तय दूरी अंतिम 4 सेकंड में तय दूरी के क्या है, बराबर, ठीक है। तो मान लेते हैं यहाँ पर, क्या मान लेते हैं, क्या मानेंगे हम लोग कि माना कण n सेकंड तक गति कर रहा है, यानी अधिकतम ऊंचाई तक कितने समय में पहुंच रहा है, n सेकंड तक वो पहुंच रहा है, ठीक है। अब ये बोल रहा है प्रथम सेकंड में जितनी वो दूरी तय कर रहा है ना, उतनी ही दूरी अंतिम 4 सेकंड में करता है। तो प्रथम सेकंड यानी 1 सेकंड में अगर तय दूरी मैं निकालूं या तय ऊंचाई मैं निकालूं, तो तय दूरी या ऊंचाई जो है वो कितनी हो जाएगी मेरे पास। तो मैं लिखूंगा तय दूरी जो है 1 सेकंड के अंदर अगर मैं बात करूं तो s बराबर में u t प्लस में 1/2 a t स्क्वायर, इससे निकालेंगे t का मान रख दो 1, तो s बराबर बन जाएगा, कितनी दूरी तय करेगा 1 सेकंड में, u का मान है नहीं, t का मान 1 माइनस ऊपर की ओर जा रहा है 1/2, g का मान 10 रखूँगा तो यहाँ पर 1/2 से कैंसिल आउट करके 5 ही रख दूँ मैं, t का मान कितना है 1 रख दिया, तो s1 बराबर आ गया अपने पास u-5। अंतिम 4 सेकंड में वो कितनी दूरी तय करेगा, अंतिम 4 सेकंड में तय दूरी, तो अंतिम 4 सेकंड में वो कितनी दूरी तय करेगा। अब ये आप लोगों को जो है वो कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करें हम लोग कि हम अंतिम 4 सेकंड में तय दूरी को कैसे कैलकुलेट करेंगे। मान लो कि n सेकंड तक टोटल जो है वो कण दूरी तय कर रहा है, तो मैं कहूँ अंतिम 4 सेकंड में जो तय दूरी है वो कितनी हो जाएगी, तो मैं कहूँगा n सेकंड में तय दूरी, n सेकंड में तय दूरी माइनस कर दूं कितनी, n-4 सेकंड में तय दूरी आ जाएगा क्या। मान लो कण जो है वो देखो यहाँ से यहाँ तक गति कर रहा है, ठीक है, n सेकंड में ये जो है इतनी दूरी तय कर रहा है। अगर मैं n-4 सेकंड की बात करूं तो मैंने बोल दिया n-4 सेकंड के अंदर ये जो है वो इतनी दूरी तय कर रहा है, तो ये जो बच गया ये 4 सेकंड में तय दूरी ही बच गया क्या,
4 सेकंड में तय दूरी ही बच गई। तो ये वाली अपने को निकालनी है, तो मैं कहूँगा n सेकंड में तय दूरी माइनस n माइनस 4 सेकंड में तय दूरी। तो n सेकंड में तय दूरी जो है वो कितनी आ जाएगी, तो मैं लिखूँगा n सेकंड में तय दूरी जो है वो s से, ये वाला समीकरण मैं यहाँ पर लगाऊँ तो क्या बन जाएगा, देखो ut, तो ut की जगह कितना आ गया n माइनस 1/2 g कितना लिख दूँ 5 t स्क्वायर कितना n स्क्वायर। ये हो गई क्या n सेकंड में तय दूरी। माइनस में n माइनस 4 सेकंड में तय दूरी, तो वापिस से रखो u है अपने पास, n माइनस 4 रख दिया t की जगह, माइनस 5 t स्क्वायर की जगह n माइनस 4 का क्या आ गया होल स्क्वायर आ गया। बन गया है क्या अपने पास। देखो कितनी हो जाएगी, यहाँ से un इसको अलग अलग लिख लेते हैं, un माइनस में 5n स्क्वायर, माइनस में ये अंदर गुणा होगा तो क्या बनेगा un माइनस का 4u, तो ये क्या आ जाएगा बाहर आएगा, तो बाहर आएगा तो कितना बनेगा माइनस का un प्लस का 4u, ये माइनस माइनस हो गया प्लस। अब देखो 5 है और अंदर n माइनस 4 का होल स्क्वायर करूँ तो n स्क्वायर प्लस में 16 माइनस का 8 है n, इसे भी अंदर गुणा कर दो तो un माइनस में 5n स्क्वायर माइनस में un प्लस में 4u प्लस में 5n स्क्वायर प्लस में 80 माइनस में कितना 40 है n। थोड़ा सा इसे सुंदर बना लो, कैसे सुंदर बना लूँगा, un से un क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, माइनस 5n स्क्वायर से प्लस का 5n स्क्वायर जो है वो क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर जो है वो अपने पास क्या बचा 4u, यहाँ पर 40 है n, तो कितनी आ गया अपने पास 4u माइनस में 40n प्लस में 80, ये क्या आ गई अंतिम 4 सेकंड में तय दूरी। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ से ये बोल रहा है कि अंतिम 1 सेकंड में तय दूरी इतने सेकंड में तय दूरी के क्या है बराबर है, तो दोनों को क्या कर देते हैं बराबर कर देते हैं, दोनों को बराबर कर दो। ठीक है, तो देखो दोनों को बराबर करो, क्या आ जाएगा अपने पास, मैं लिखूँगा u माइनस 5 बराबर आ जाएगा 4u माइनस में 40n प्लस में 80 आ गया। अब देखो आगे तुम्हें ही सोल्व करना है, मुझे किसका मान निकालना है u का मान जो है वो निकालना है, तो u का मान निकालना है तो u वाले पदों को जो है वो निकालना है, तो u का मान निकालना है तो u वाले पदों को एक तरफ रख लो, बाकी सबको इधर ले जाओ, तो ये u इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, कितना बचेगा 3u, और ये दोनों जो हैं वो इधर आएंगे तो कितने बच जाएंगे, देखो 40 का n इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा 40n, ये माइनस का है 80 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस का 85। ये अपने पास आ गया 3u का मान, तो u जो है वो कितना आ जाएगा 40n माइनस 85 अपॉन में 3, ये u का मान आ गया। अब ये u का मान जो है वो देखो n यहाँ पर आ रहा है अपने पास, ठीक है। अब n को हम लोग यहाँ पर कैसे गायब करें, क्योंकि n तो हमने माना है, u का मान निकालने के लिए n का मान जो है वो क्या करना पड़ेगा गायब करना पड़ेगा। अब n का जो मान है वो हम किस तरीके से जो है वो गायब करें, तो n का मान जो है वो किस तरीके से गायब कर सकते हैं हम लोग कि कण यहाँ से गति कर रहा है, मान लो u वेग से यहाँ पर जा रहा है तो इसका अंतिम वेग कितना हो गया 0, t का जो मान है वो कितना है n सेकंड है यहाँ पर। तो इन तीनों के अंदर रिलेशन अगर हम लोग निकालें तो हमें n का जो मान है वो निकालना है u के पदों में, n का जो मान है वो किसके पदों में निकालना है u के पदों में निकालना है। तो कौन सी समीकरण मैं यहाँ पर लगा सकता हूँ, मैं लगा देता हूँ पहली v बराबर u प्लस में at, तो v का मान तो 0, u का मान u ही है, प्लस की जगह माइनस a की जगह आ गया g का मान कितना 10 और t की जगह कितना आ गया n, इसको इधर ले जाओ 10n बराबर कितना आ गया u, यानी u जो है इसकी जगह मैं कितना रख सकता हूँ 10n, या n की जगह मैं कितना रख सकता हूँ u बटे में 10। तो u बटे में 10 रखूँगा तो देखो u बराबर में 40 गुणा में n की जगह कितना रख दिया u बटे में 10 माइनस में
85 अपॉन में कितना आ गया 3, ये 0 से क्या हो गया 0 कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया 4u माइनस 85 अपॉन में 3, या इसको छोड़ो यहाँ तक, यहीं पर हम लोग वैल्यू रख देते हैं 3u इज इक्वल टू 40 इंटू में n की जो वैल्यू है वो कितनी है u/10 माइनस में 85, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 3u इज इक्वल टू 4u माइनस में 85, इसको इधर ले जाओ तो ये और इसको इधर ले आओ तो 3u इधर जाएगा तो इधर केवल u बच गया अपने पास, और ये वाला इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 85 मीटर प्रति सेकेंड। तो ये अपने पास आ गया इसका आंसर कि u की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई 85 मीटर प्रति सेकेंड, ये अपने पास आ गया इसका आंसर। तो चलिए आज के वीडियो के अंदर इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम आगे डिस्कस करेंगे 1D को। थैंक यू।